वेलकम टू अवर सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट का एक और टॉपिक, घरेलू हिंसा पर। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 140 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की या फिर करने का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की महत्ता पर बल दिया और इसे अनिवार्य किया कि ये सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी धार्मिक सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों न हो। यानी कि वो अगर किसी भी समुदाय से आती है या फिर किसी भी धर्म से आती है तो उनको भी मतलब 2005 लागू होता है। तो द हिंदू ने एंड इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज़ को कवर किया था। अब हम बात करते हैं इसके दायरे की। भारत में लगभग 32% महिलाएं अपने जीवन में पतियों द्वारा शारीरिक, यौन और भावनात्मक हिंसा का अनुभव करती है। आपको पता होगा कई औरतों की शादी हो जाती है और उसके बाद उनके साथ काफ़ी तरीके से मारपीट या फिर गाली गलौच वाले कई गलत वर्ड्स यूज होते हैं। तो फिर उस तरीके से क्या होता है, उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये NFHS की रिपोर्ट थी। NFHS 5 के अनुसार 18 से 49 वर्ष की आयु 29% महिलाएं घरेलू या फिर यौन हिंसा का सामना करती हैं और इसी आयु वर्ग में 3.1% जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको भी शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता होगा जैसे कोई वुमेन है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो पहले उसको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रहा है, ऊपर से उसके साथ बिहेवियर भी ठीक का नहीं हो रहा है, उसको गाली गलौज का सामना कर रहा है या फिर मारपीट हो रही है, तो फिर उसको काफ़ी कुछ फिर फेस करना पड़ता है। NFHS के अनुसार 87% विवाहित महिलाएं मदद ही नहीं मांगती हैं, यानी कि वो रिपोर्ट ही नहीं करती हैं इस डर से कहीं मतलब उनके फैमिली रिलेशन ख़राब ना हो जाए या फिर मम्मी पापा पे लोग क्वेश्चंस करेंगे कैसी बेटी है ऐसे, क्योंकि आखिर में लड़कियां ही गलत साबित की जाती है कई बार। यहाँ पर एक रेशियो है डोमेस्टिक वायलेंस का। 18.1% लद्दाख में, 9.6% जम्मू कश्मीर में, 8.3% हिमाचल में, 15.1% उत्तराखंड में, 24.3% राजस्थान में, 11.6% पंजाब में, 18.2% हरियाणा में, 34.8% यूपी में, 28.1% मध्य प्रदेश में, 14% गुजरात में, 25.2% महाराष्ट्र में, 44.4% कर्नाटका में, 36.9% और 20.2%, 30.6%। यहाँ पे आप कई तरीके के रेशियो एंड परसेंटेज देख रहे हैं कि किस लेवल पे घरेलू हिंसा हो रही है। योगदान देने वाले कई कारक हैं जैसे लैंगिक असमानताएं। लैंगिक असमानता पुरुष प्रधानता और अधिकार की भावना में योगदान देता है और पुरुष अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए हिंसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, शादी हो गई, अब यहाँ पर कोई है डॉक्टर और उसकी वाइफ बन गई CMO, तो फिर जो लड़का है उसको इनसिक्योरिटी फील होने लगेगी, तो उससे क्या होगा, वो अपना हक जताने के लिए मारपीट का सहारा भी शुरू कर सकता है। मतलब जैसे अगर कोई A पर्सन है, उसकी रैंक कम है, उसकी वाइफ की थोड़ा अच्छी रैंक हो गई, तो फिर वो चीज़ लड़का डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और तो फिर उस वजह से भी कई बार मारपीट वाले केसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो नशीले पदार्थ है उसके सेवन से भी जो हिंसक प्रवृत्ति है वो बढ़ती है और संकोच समाप्त होने के बाद जो आपसी झगड़े बढ़कर शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप कई बार देखते होंगे, कई बार लड़के क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, देन गाली गलौज एंड मारपीट पे भी उतर जाता है। इसके अलावा जैसे दहेज की बात की जाए तो दहेज की अपेक्षा पूरी न होने पर घरेलू हिंसा बढ़ती है। आज मतलब दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भी है, लेकिन उसके बाद भी कई बार दुल्हनें जलाई जाती हैं सिर्फ दहेज के लिए। पहले दहेज लाओ, नहीं तो उसके साथ कई प्रकार की मारपीट की जाती है और मारपीट तो दूर की बात, मर्डर्स भी हो रहे हैं दहेज के लिए। सामाजिक सांस्कृतिक मानक की बात की जाए तो पारंपरिक मान्यताएं और प्रथाएं इसमें शामिल हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं इसमें। जैसे महिलाओं के लिए विवाह को अंतिम लक्ष्य बना दिया जाता है कि जैसे कई बार आजकल हम भी देखते हैं कि जैसे डिग्री मिल गई फिर उसके बाद शादी के लिए प्रेशर बनना पड़ता है। उसका जैसे प्रेशर बना फिर उसके बाद लड़की ने शादी कर ली बिना सोचे समझे किसी के भी साथ, फिर वहाँ पर क्या होता है, लड़का उसको दबाए जा रहा है और लड़कियाँ बस समर्पण का भाव दिखा रही है और सहिष्णुता का कि बस मैं तो आप ही पति हो एंड मैं झुक के रहूँगी टाइप का। तो ऐसी भी कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है, जो गर्ल्स हैं या फिर जो विमेंस हैं तो उनको अपमानजनक संबंधों को छोड़ने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि घर वालों को क्या कहेंगे लोग, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं ही गलत होंगी, फिर इस टाइप के कई प्रकार की सिचुएशंस वहाँ पे बनती हैं। इसके अलावा अगर सामाजिक आर्थिक तनाव की बात की जाए
तो गरीबी और बेरोज़गारी से तनाव बढ़ता है, क्योंकि अगर देखा होगा आजकल जो इतनी सारी बेरोज़गारी है, तो उससे क्या है, अगर कोई मैरिड कपल है, पहले तक सब कुछ सही चल रहा था जब तक जॉब है, अचानक से जॉब छूट गई तो फिर लड़के पे भी फैमिली को चलाने का प्रेशर है, फिर उससे क्या करेगा, वो टेंशन में आएगा या फिर स्ट्रेस लेगा, और उसके बाद क्या होगा, मारपीट, गाली गलौज सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये भी घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण है। मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों की बात की जाए तो अवसाद, चिंता, व्यक्तित्व विकार से भी हिंसा हो सकती है। जैसे कुछ लोग तो टेंशन में करते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में करते हैं, और कुछ लोगों के बिहेवियर में ही वो चीज़ होती है, जिस वजह से भी मारपीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जागरूकता अभाव की बात की जाए तो जैसे स्वस्थ संबंधों की गतिशीलता के बारे में लोगों को कम पता है, या फिर जो अधिकार हैं महिलाओं के उसके बारे में भी लोगों को कम समझ है, और जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानूनी उपाय है उनकी भी काफ़ी ज़्यादा सीमित समझ है। अब बात करते हैं घरेलू हिंसा से बचाव के लिए क्या क्या कानूनी उपाय हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण आदि प्रकार की घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करता है। दूसरा, दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज देना या लेना अपराध है। जैसे जो दहेज मांग रहा है वो तो अपराधी है ही है, लेकिन अगर आप दे रहे हो तो आप भी उसकी कैटेगरी में आते हो। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 महिलाओं के अधिकारों और घरेलू हिंसा को संबोधित करता है, और साथ में महिलाओं के लिए एक आयोग बनाने की भी बात करता है राष्ट्रीय स्तर पर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह रोकता है और बाल वधों के खिलाफ हिंसा को संबोधित करता है। जैसे आप देखते थे पहले, वैसे आज भी कई जगह होता है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पर आज भी बाल विवाह देखने को मिलता है। मतलब 14-18 साल से पहले ही लड़कियों की शादी करवा दी गई है। उसमें लड़कियाँ उतनी मैच्योर नहीं हो पाती कि वो घर की चीज़ें समझ सकें, तो फिर कई बार उनको बेवजह की हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम कुछ वैश्विक पहलों की। यूएन महासभा ने 1979 में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर एक कन्वेंशन अपनाया था। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1993 महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को संबोधित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय उपकरण था, जो कार्रवाई के लिए रूपरेखा देता है। सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान यूएन वुमेन द्वारा गठित किया गया एक संगठन है, जो कि महिला हिंसा को संबोधित करता है, महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा पर प्रतिक्रिया देता है। बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए सरकारों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाई की पहचान करता है कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किस स्तर तक ये लागू हो रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन सब चीज़ों को लागू करवाने में क्या क्या चुनौतियां हैं। पीड़ित सामाजिक कलंक, प्रतिष्ठा की चिंता और प्रतिशोध के भय से घरेलू हिंसा की रिपोर्ट ही नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमने मतलब रिपोर्ट कर दी तो हम पे क्वेश्चंस उठेंगे कि क्या हो गया इनके घर में, इसने रिपोर्ट क्यों कर दी, पुलिस क्यों आ गई इनके घर पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की वजह से भी लोग रिपोर्ट नहीं करते। और दूसरी चीज़, प्रतिशोध से कई बार क्या होता है कि अगर रिपोर्ट कर भी दी तो उधर से ब्लैकमेलिंग होने लगती है कि केस वापस लो। तो फिर क्या होता है कि अगर केस वापस नहीं लिया तो फिर एक डर बैठ जाता है कि अगर हमने नहीं लिया तो पता नहीं क्या कर देगा हमारे साथ सामने वाला। तो इस वजह से भी लोग रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं। दूसरी चीज़ है, पारिवारिक रिश्ते खराब होने के कारण पीड़ित रिपोर्ट करने से झिझकते हैं। क्या होता है कि कई बार जैसे अगर फैमिली फ्रेंड्स में शादी हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि घर वालों की दोस्ती बचाने का ठेका पूरा लड़कियों के ऊपर डाल दिया जाता है कि अगर तूने शादी तोड़ी तो फिर तू गलत है। तो इस तरीके की चीज़ों पे भी पारिवारिक रिश्ते खराब होने के बचाने के लिए भी लोग रिपोर्ट करने से झिझकते हैं। तीसरी चीज़ है विधिक अधिकारों की सीमित ज्ञान। कई लोगों को यही नहीं पता कि लड़कियों के लिए क्या क्या अधिकार है, और अगर उनके साथ इस प्रकार की हिंसा कर दी जाए तो उन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान के डर से पीड़ित कानूनी सहायता लेने से भी बचते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हमने किसी पे केस कर लिया तो उस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। अगर केस हो गया तो फिर बार बार कोर्ट के चक्कर काटने में और वकील को पैसे देने में या फिर जो भी मतलब चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो इस वजह से भी लोग रिपोर्ट नहीं करते या फिर कानूनी सहायता नहीं लेते। इसके अलावा इसे भ्रष्टाचार वाली जो चीज़ है तो उसकी वजह से भी लोग रिपोर्ट करने से थोड़ा डरते हैं।
इसके अलावा जैसे कानून है उसका असंगत कार्यान्वयन और जो न्यायिक निकाय है उसके मामलों में निपटान के लिए उचित प्रशिक्षण का अभाव। क्या होता है, कई बार आप रिपोर्ट लिखवाने तो चले गए, लेकिन जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पर आपके साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया गया, रिश्वतखोरी हो रही है या बहुत ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है आपका काम सुलझाने में, तो उस चीज़ की वजह से भी लोग इस चीज़ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। इसके अलावा जैसे गवाह हो गए और भौतिक साक्ष्य हो गए, उनका भी अभाव हो जाता है। बाय द वे आपके साथ कोई क्राइम हो गया, फिर घरेलू हिंसा हो गई, आप चली गई वहाँ पे, तो वहाँ पर अगर आपके पास कोई गवाह नहीं है या फिर आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ उपायों की। पुरुष महिलाओं पर केंद्रित पहलों से परस्पर सम्मान को बढ़ावा मिलेगा, साथ में पितृसत्तात्मक मानसिकता का उन्मूलन भी हो सकता है। कानून प्रवर्तन मजिस्ट्रेट या सेवा प्रदाताओं को लैंगिक संबंधी प्रशिक्षण अनिवार्य करना चाहिए कि जैसी गर्ल्स है वैसे ही बॉयज़ है। हम बात तो करते हैं समानता की, पुरुष और महिलाएं समान है, लेकिन अभी भी वह असमानता कहीं ना कहीं दिखाई देती है। पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान निःशुल्क या कम लागत पर विधिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए और जब तक केस चल रहा है उस टाइम तक या तो चार्ज ही ना लिया जाए और या फिर कम लागत ली जाए। जैसे इस चीज़ का प्रावधान होता है 39 के ए में निःशुल्क कानूनी और विधिक सहायता के बारे में, जिसके लिए नलसा सलसा डालसा आदि का भी मतलब गठन किया जा रहा है उस चीज़ को और विधिक न्याय पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ आर्टिकल 21 में भी मेंशन किया है कि सबको विधि की पहुंच तक पहुंचाया जाना चाहिए। रोजगार तथा वित्तीय साक्षरता कौशल की सुविधा। अब क्या होता है, कई बार बेरोजगारी भी घरेलू हिंसा का एक कारण बन जाता है, जिसमें इंसान टेंशन एंड प्रेशर में घरेलू हिंसा करता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर उनके पास कमाने के और भी जरिए होंगे तो टेंशन और जो स्ट्रेस वाली चीज़ें काफ़ी कम होगी और घरेलू हिंसा के जो केसेस है वो भी काफ़ी कम देखने को, मतलब उसमें भी थोड़ा कमी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, तो आज के लिए इतने, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे। और टेलीग्राम का लिंक है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लासेस अपडेट एंड पीडीएफ के लिए आप चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।